हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने 11th के प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो समुच्चय होते हैं उनकी परिभाषाएं क्या होती, उनको कैसे परिभाषित किया जाता है, उनको कैसे ग्रुप या समूह या कलेक्शन में कैसे अंतर करते हैं। आज हम उन पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे और आगे के कुछ टॉपिक्स पर हम विचार करेंगे। बिल्कुल ना देर करते हुए हम कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास हैं। हमें जानना है कि ये जो दिए गए समूह हैं या फिर ग्रुप्स हैं या फिर कमेटी है या समुदाय है, क्या एक समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बिल्कुल अध्ययन करते हैं, एक प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये दिया गया समूह एक समुच्चय है। मान लिया अपने पास में एक ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया। पहला क्वेश्चन लिखा गया है एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। यहाँ पे एक पहला ही क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह, एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह, एक प्राकृतिक यहाँ पे संख्याओं का समूह, एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है जो 50 से कम है, जो 50 से कम है, जो यहाँ पे 50 से क्या है, कम है। हमें इसमें बताना है कि क्या ये दिया गया एक समूह क्या समुच्चय को निरूपित करता है। आप क्या कहते हैं इस प्रश्न के बारे में कि एक समुच्चय को बताता है। हमने समुच्चय की परिभाषा को समझते समय यह ध्यान दिया था कि सबसे पहले समुच्चय में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल क्वालिटीज हमें मिलनी चाहिए। क्या यहाँ पे हमें कोई स्पेशल क्वालिटी मिल पा रही इस प्रश्न में? क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी है हमारे पास या नहीं है? और दूसरा पॉइंट ये था कि क्या इस चीज से सभी लोग सहमत हैं कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया या फिर एक वाक्य जो दिया गया, क्या इससे सभी लोग सहमत हो सकते हैं? तो आप क्या कहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो इन्होंने लिखा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह। पहले इन्होंने हमसे बोल दिया कि हाँ, हमें वही एक्स लेने हैं जो एक प्राकृतिक संख्या हो। हमें दूसरे एक्स पर इन्होंने विचार नहीं किया है। इन्होंने कहा हमें एक्स वही लेने हैं जो एक प्राकृतिक संख्या हो, लेकिन दूसरी शर्त फिर इन्होंने बता दी कि वो ऐसी संख्या हो जो 50 से क्या हो, कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 50 से ऊपर के नंबर नहीं लेने। तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया एक समूह ये समुच्चय को निरूपित करता है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये एक समुच्चय को निरूपित करता है, क्योंकि यहां पे पहली चीज उन्होंने बताया हमें कि एक प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। दूसरी बात इन्होंने बता दी कि एक 50 से कम है, इसमें सारे के सारे नंबर जो ऐसे हैं वो 50 से कम होने चाहिए। तो अब आप इस चीज को देख पा रहे हैं, इसमें एक स्पेशल क्वालिटीज हमें मिल रही है। स्पेशल क्वालिटी कैसी है कि ये सभी के सभी इस समुच्चय के अंदर या इस समूह के अंदर जो भी नंबर लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। पहली चीज ये होगी। दूसरी, यहां पे वही नंबर लिखे जाएंगे जो 50 से कम हो गए। क्या इस चीज से सभी लोग सहमत है? हाँ, इस स्टेटमेंट को आप किसी को भी दिखाएंगे सभी लोग इस पर सहमत होंगे। हम दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। यहां पे लिखा गया है, यहां पे एक लिखा गया अगला समुच्चय एक्स सच दैट एक्स। यहां पे लिखा है भारत के यहां पे लिखा गया भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का समूह। भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का समूह। आपको बताना है कि ये जो है खिलाड़ियों का समूह, भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का यहां पे समूह लिखा गया। हमें इसके बारे में बताना है कि ये जो दिया गया एक समूह है, क्या ये समुच्चय को निरूपित कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। पहली चीज अपनी शर्त ये थी कि इसमें एक स्पेशल क्वालिटीज मिलनी चाहिए। स्पेशल क्वालिटी क्या है, हमें दिख पा रही स्पेशल क्वालिटी। इसमें लिखा गया एक्स सच दैट एक्स भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का समूह। यहां पे जो दो इसमें बिंदी लिखी जा रही हैं, ये जो लिखा जा रहा है, इनको कभी कभी हम सच दैट भी बोलते, सच दैट बोला जाता है, या फिर इनको कभी कभी कोलैन दैट भी बोला जाता है। इनको कोलैन दैट बोला जाता है, या फिर इसका मतलब होता है प्रदर्शित करता है। इसको हिंदी में प्रदर्शित करता भी बोलते हैं। अब यहां पे प्रश्न अपना यह है कि एक्स सच दैट एक्स भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का समूह। आप क्या कहते हैं इस प्रश्न के बारे में? ये जो दिया गया समूह है क्या एक समुच्चय को निरूपित करता है? पहली चीज ये होनी चाहिए कि इसमें सब एक स्पेशल क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। क्या आपको दिख रहा कोई स्पेशल क्वालिटी? पहली चीज तो स्पेशल क्वालिटी है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं। दूसरी चीज ये हमें मिल रही, ये सारे के सारे लेकिन कैसे हैं, भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आप क्या कहते हैं, समूह जो है समुच्चय है। अब आप इसको किसी को भी दिखाएं और उनसे पूछें क्या इस प्रश्न से या इस वाक्य से या इस समूह से सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, जैसे आप प्रश्न को दिखाएंगे तो आपके सामने एक तुरंत प्रश्न उठेगा, या कोई भी आपसे प्रश्न करेगा कि भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ी तो हैं, ठीक बात है, लेकिन वो है कौन से,
ये भी तो है अपने पास में। आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के अच्छे वाले खिलाड़ी हैं? किसको माना जाए अच्छे खिलाड़ी हैं? क्या हम इसमें गली फुटपाथ पे खेलते हुए जो लोग होते हैं या फिर अपने मोहल्ले में खेलते हुए बच्चे जो हॉकी खेलते हैं उनको भी मान ले भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ी? नहीं मान सकते उनको, क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिटीज नहीं मिल पा रही। और मिल भी गई है अच्छे हॉकी खिलाड़ी तो ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि इसमें कौन से खिलाड़ी ले जाएंगे। हाँ, हम एक चीज अगर यहाँ पे बोल दें, एक सच दैट एक भारत के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों का वो समूह जिन्होंने क्या किए हो, स्वर्ण पदक जीते हो, तब आप देखेंगे तुरंत आपको उत्तर मिलने लगेगा और कोई भी व्यक्ति आपके सेंटेंस से तुरंत सहमत भी हो जाएगा। तब उस कंडीशन में ये जो दिया गया एक वाक्य, ये समुच्चय को निरूपित नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेशल क्वालिटी मिल रही लेकिन खिलाड़ियों का समूह कुछ हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब ये हजम नहीं हो पा रहा कि ये कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी कई प्रकार के हो सकते हैं और छोटे बड़े सभी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक स्पेशल क्वालिटी नहीं डाली जो सभी लोग उससे सहमत हो जाएं। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहां पे लिखा गया है, यहां पे लिखा गया अगला प्रश्न है, यहां पे कुछ लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स भारत के, यहां पे लिखा गया एक्स सच दैट एक्स भारत के, यहां पे एक्स भारत के अच्छे लेखकों का समूह, भारत के अच्छे लेखकों का समूह, भारत के अच्छे लेखकों का समूह। हमारे पास ऐसा प्रश्न है, यहां पे लिखा गया एक सच दैट एक्स भारत के अच्छे लेखकों का ये समूह है। हमें बताना है कि ये जो ग्रुप दिया गया, कमेटी या फिर समुदाय या फिर कलेक्शन दिया गया, इन सब वर्ड का यूज होता है सेट में। यहां पे दिया गया ये भारत के अच्छे लेखकों का जो समूह है, क्या इस समुच्चय को निरूपित कर रहा है? आप क्या कहते हैं इस प्रश्न के बारे में कि ये समुच्चय को निरूपित करता है या फिर नहीं करता? हम इस पर विचार कर लेते हैं। पहली चीज, इसमें एक स्पेशल क्वालिटीज मिलनी चाहिए। स्पेशल क्वालिटीज तो मिल पा रही है। कैसे लोग हैं? ये अच्छे लेखक हैं। ध्यान से देखना है आपको, ये अच्छे लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं। और ये कैसे हैं? वो भारत के हैं। तो आपको क्या लगता है ये समुच्चय है या फिर नहीं है? भारत के अच्छे लेखकों का समूह। आप भी एक बहुत अच्छे राइटर हैं, तो क्या आपका नाम अगर कभी लिखा जाएगा तो इस समुच्चय के अंदर लिखा जाएगा? आप भी बहुत अच्छे राइटर हैं, आपका पड़ोसी भी बहुत अच्छा राइटर है। अगर किसी अलग व्यक्ति को लेके और इस सेंटेंस को उसको दिखाएं तो वो किन किन का नाम इसके अंदर लिखना चाहेगा? क्या वो इस बात से सहमत होगा कि ये जो भारत के जो लेखक हैं, कैसे लेखक अच्छे हैं, इनका समूह इस समुच्चय के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता? या इनका जो समूह वो कुछ स्पेशल हमें बता रहा है? आप देखें इसको, भारत के तो अच्छे लेखक हैं, आप भी लेखक हैं, हम भी लेखक हैं, पड़ोसी भी लेखक हैं, सभी लेखक हैं। क्या उन सबको यहां पे लिख दिया जाएगा? नहीं। हम भारत के, अब देखते हैं, इसमें विचार करते, थोड़ा सा और चलते हैं। इसमें लिखा एक सच दैट एक भारत के अच्छे लेखकों का समूह, तो ठीक है, लेकिन शर्त इसमें आगे अगर बन जाती कि वे लेखक हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक या पद्म विभूषण या पद्म भूषण पुरस्कार जीते हो, तब हम हाँ गिन लेते और किसी को भी दिखाते, तुरंत वो व्यक्ति भी सहमत हो जाता इस वाक्य से कि हाँ इसमें वो लोग हैं या इस समुच्चय के अंदर या इस समूह में वही लोग बैठे हैं जिन्होंने पद्म भूषण या पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों को प्राप्त किया है। तब उस कंडीशन में ये जो दिया गया समूह है, ये समुच्चय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें तो हमें तो दिख रहा है कि अच्छे लेखक, अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों की सहमति तुरंत मिल नहीं पा रही। उस कंडीशन में जो दिया गया समूह है, ये समुच्चय नहीं निरूपित करता। अगला प्रश्न अपने पास में लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि अगला प्रश्न कुछ ऐसा लिखा गया, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स आपकी कक्षा की लड़कियों का समूह, आपकी कक्षा की लड़कियों का समूह, आपकी कक्षा की लड़कियों का समूह। आप इस प्रश्न को देखें और इस पर विचार करें और सोचें कि क्या ये समुच्चय हो सकता है? ये जो समूह दिया गया, ये समुच्चय हो सकता है या फिर नहीं हो सकता? आपको देखना है। इसमें लिखा एक्स सच दैट एक्स आपकी कक्षा की लड़कियों का समूह। यहां पे लिखा गया है कि हमें वो समूह देखना है, उस समूह पर विचार करना है जिसमें आपकी कक्षा की लड़कियां हों। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में पहली चीज समुच्चय के में यही पकड़नी है कि इसमें एक स्पेशल क्वालिटीज क्या हमें मिल रही है। तो हाँ, स्पेशल क्वालिटी तो यही मिल गई कि इसमें जो पहली चीज तो हमारी कक्षा ही होगी, हमारी कक्षा से बात हो रही, हमें किसी दूसरे क्लास की बात नहीं करनी है। आपकी कक्षा पहली एक क्वालिटी में दिख गई। दूसरा है कि वो सारी की सारी कैसी हो? लड़कियां, इसमें कोई भी लड़का ना हो और उनके समूह पर हमें विचार करना है। तो उनका समूह, क्या जो ये लड़कियों का समूह है आपकी कक्षाओं का, ये कुछ स्पेशल या सभी लोगों की सहमति हासिल कर पा रहा है? देखते हैं इसको। पहली चीज, हमें स्पेशल क्वालिटी तो मिल गई है कि सारी की सारी क्या है? लड़कियां, इसमें कोई भी लड़का नहीं होगा। और दूसरा ये है, क्या इसमें सभी लोगों की सहमति हो सकती? किसी एक व्यक्ति को लेके हैं और इस समूह को दिखाएं या इस ग्रुप को दिखाएं, तो वो क्या आप इस बात से सहमत होगा कि ये सारे के सारे जो बच्चे बैठे हैं वो आपकी कक्षा के लड़के हैं?
सॉरी लड़के नहीं लड़कियां हैं यहाँ पे, अगर ये बच्चे बैठे हैं ये कैसे हैं, वो लड़कियां हैं, तब उस कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि ये जो समूह दिया गया ये समुच्चय निरूपित कर पा रहा या नहीं कर पा रहा? हम कहेंगे कि हाँ, उस कंडीशन में दोनों शर्तें अपनी ले पा रहा है, दोनों शर्तें फॉलो होती। पहली शर्त ये कि इसमें स्पेशल क्वालिटी में दिख गई, ये सारी की सारी लड़कियां हैं। दूसरी शर्त ये है कि इसमें समूह जो बना है वो कैसा है, लड़कियों का और आपकी कक्षा की, और इसमें सभी लोगों की सहमति भी हमें मिल पा रही। उस कंडीशन में जो दिया गया ये समूह है या सेंटेंस है या जो ग्रुप दिया गया वो क्या हुआ, एक समुच्चय को निरूपित कर पा रहा। हमारे पास अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। यहां लिखा गया है, इसमें लिखा गया है, अगला प्रश्न अपने पास में लिखा गया है, एक्स सच दैट एक्स गणित के कठिन, इसमें लिखा गणित के कठिन टॉपिक का समूह। यहां पे लिखा गया गणित के कठिन टॉपिक का समूह, टॉपिक का समूह। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जो प्रश्न लिखा जा रहा या जी ये जो सेंटेंस लिखा गया, समूह लिखा गया, क्या ये समुच्चय को निरूपित कर पा रहा है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहली चीज हमें यही पकड़नी है कि इसमें स्पेशल क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए। स्पेशल क्वालिटी तो मिल गई कि यहां पे गणित के कठिन टॉपिक की बात हो रही है, कि हमें वही टॉपिक यहां इस समुच्चय के अंदर बैठाने हैं जो क्या हो, सारे के सारे गणित के कठिन टॉपिक हो। पहली चीज तो स्पेशल क्वालिटी है, गणित के बारे में बात कर रहा। दूसरा, क्या ये सभी लोगों की सहमति हासिल कर पा रहे हैं? इसमें देख लेते हैं क्या सभी लोगों की सहमति हासिल कर पा रहे हैं। ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें लिखा गया हमें इस समुच्चय के अंदर या इस समूह के अंदर वही टॉपिक रखने हैं जो गणित के कठिन से कठिन टॉपिक हो। तो आप क्या सोचते हैं? मान लिया आप इस समय समुच्चय पढ़ रहे हो, आपको बहुत आसान लगता हो, आपको मजा आती है इसको सॉल्व करने में, लेकिन आपके पड़ोसी को बहुत कठिन लगता हो, तो क्या आपकी और उसकी बातों में सहमति है या फिर नहीं है? दूसरा, हमने मान लिया हमने कैलकुलस पढ़ा या फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, आपको बहुत मजा आती है, आपके पड़ोसी को कठिन लगता है, तो क्या दोनों स्थिति में बैलेंस हो पा रहा, दोनों लोगों की सहमति बराबर हो रही है? हाँ, एक चीज तो हमें मिल गई कि इसमें सारे के सारे गणित के कठिन टॉपिक हैं, इनका समूह लेना है, लेकिन यह सहमति थोड़ा नहीं मिल पा रही है कि एक टॉपिक जो हमारे लिए कठिन हो या आपके लिए कठिन हो, पड़ोसी के लिए सरल हो जाए। क्योंकि हो सकता है हमारे लिए जो टॉपिक सरल हो वो दूसरे के लिए क्या हो, कठिन हो, या जो दूसरे के लिए कठिन हो वो हमारे लिए क्या हो जाए, सरल है। उस कंडीशन में ये किसी भी व्यक्ति की सहमति नहीं हासिल कर पा रहा है, इसलिए ये जो समूह दिया गया गणित के कठिन टॉपिक का समूह, ये एक समुच्चय को निरूपित नहीं कर पा रहे हैं। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि वो कुछ कैसे हो रहे हैं। यहां पे लिखे जा रहे हैं, मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है। हमारे पास में अगला क्वेश्चन लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है कि एक यहां पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है या फिर समुच्चय ऐसा, यहां पे लिखा एक सच दैट एक्स एक 12 वर्ष का महीना है, या फिर यहां पे लिख देते एक वर्ष का महीना है। यहां पे वर्ष का क्या है, ये महीना है जिसका प्रारंभिक या फिर शुरुआती वर्ण, जिसका प्रारंभिक वर्ण, वर्ण मतलब लेटर जिसको बोलते हैं, वर्ण कौन है, वो जे है, जिसका प्रारंभिक वर्ण या फिर लेटर वो कौन सा है, जे है। आपको बताना है कि ये जो दिया गया समूह जो है या इस समूह में जो दो चीजें आएंगी क्या वो समुच्चय को निरूपित करती या फिर नहीं करती। पहली चीज, एक्स सच दैट एक्स वर्ष का महीना है, हमारे पास एक क्वालिटी तो मिल पा रही कि जो इसमें जिस चीज की बात हो रही है वो बात कौन सी, एक वर्ष के महीनों की बात हो रही है, और महीना वही लेना हमें जो किस नंबर से, किस वर्ड सॉरी किस वर्ण से स्टार्ट हो, किस अल्फाबेटिकल लेटर से स्टार्ट हो, वो लेटर कौन सा होना चाहिए, जे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप तो सबसे पहले यहां देखना यह कि जो वर्ण लिया गया है वो जे है, और दूसरा यह है कि एक महीना है वर्ष का। आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, पहली स्पेशल क्वालिटी में मिली कि वर्ष का महीना है, दूसरा हमें सबसे सहमति मिल पाएगी कि हाँ ये इसमें वही महीने लिखे जाएंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं, जे से। मतलब पहली तो हो गई अपने पास जनवरी, फिर कौन सी हो गई, जुलाई हो गई, फिर हो गई जून, और कोई आपको मिलता है तो उनको भी इसमें रख दीजिए। तो हाँ, हम इस कंडीशन में इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि हाँ एक वर्ष का महीना है जिसका प्रारंभिक वर्ण जे है। उस कंडीशन में सभी लोगों की सहमति भी मिल पा रही, मतलब ये जो दिया गया सेंटेंस या फिर ग्रुप या फिर कलेक्शन होगा वो एक समुच्चय को निरूपित कर पा रहा है। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। यहां लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स, यहां पे अगला अपने पास में लिखा गया एक्स सच दैट एक्स एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा, यहां लिखा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा, यहां पे लिखा गया रचित उपन्यास है, यहां पे रचित उपन्यास है, रचित उपन्यास है, उपन्यास है।
आप क्या कहते हैं इसको देख करके, क्या एक समुच्चय है या नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये समुच्चय है या फिर नहीं है। पहली चीज, हमें सबसे पहली चीज वही पकड़नी है कि इसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी हमें दिख रही या फिर नहीं दिख रही। यहां पे लिखा गया एक सच दैट एक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित क्या है, एक उपन्यास है। पहली चीज, इसमें वही उपन्यास लिखे जाएंगे जो किसके द्वारा लिखे गए हों, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, जो कि स्पेशल क्वालिटी हमें दिख रही है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के उपन्यासों को नहीं लिखा जाएगा जो किसी और ने इनको रचना की हो, किसी और ने इन उपन्यासों को लिखा हो। उस कंडीशन में पहली चीज तो हमें इसमें एक उपन्यास मिल गया जो कि क्या है, एक स्पेशल क्वालिटी। दूसरी है कि लिखे किसके द्वारा गए, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आप इस सेंटेंस को यहां ले लें या कहीं भी लेके चले, चांद पे जाएं, कहीं पे जाएं और इसको दिखाएं किसी व्यक्ति को, उनसे पूछिए कि बताइए भाई साहब ये जो सेंटेंस लिखा गया है क्या एक समुच्चय को बताता है? वो तो समुच्चय अगर समझते होंगे तो आपको समझाएंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो हाँ एक बात तो जरूर आपसे बता देंगे कि ये जो लिखा गया है इसमें एक ही चीज की बात हो रही है। बात कैसी, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की। मतलब क्या हुआ, आप देख पा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति जो अनजान हो, जो समुच्चय के बारे में ना जानता हो, लेकिन एक वाक्य वो जरूर जान चुका है कि इसमें उन्हीं चीजों की बात हो रही है, उन्हीं उपन्यासों की बात हो रही जो किसके द्वारा रचित है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ इसमें सभी लोगों की सहमति भी मिल पा रही है और इसमें एक स्पेशल क्वालिटी की एक उपन्यास है। मतलब उस कंडीशन में जो दिया गया ये सेंटेंस क्या हो रहा, ये कलेक्शन जो है उपन्यासों का, वो क्या होगा, एक समुच्चय को निरूपित करेगा। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखते हैं यहां पे लिखा गया है, मान लिया आपके पास मैथ की यहां पे बुक लिखी गई, यहां पे एक्स सच दैट एक्स एक आपकी किताब, हम लिखा आपकी गणित की किताब, आपकी गणित की किताब का अध्याय है। गणित की किताब का ये क्या है, एक अध्याय या फिर चैप्टर है। किताब का ये है अध्याय, अध्याय है। मतलब हमें वही चीजें यहां पे इस समुच्चय या फिर इस सेट के अंदर रखनी है जो क्या हो, आपकी गणित की किताब की एक अध्याय हो। आप इस प्रश्न को या इस सेंटेंस को देख के क्या सोचते हैं, क्या यह समुच्चय निरूपित कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? पहली चीज हमें देखना यह है कि यहां स्पेशल क्वालिटी कुछ मिल पा रही, तो हम देखते हैं। हाँ, हमें एक स्पेशल क्वालिटी तो पकड़ में आ गई कि ये आपकी गणित के एक लेसन की बात कर रहा है। हमें वही लेसन लिखने हैं यहां इस सेट के अंदर जो आपकी गणित की पुस्तक से क्या किए गए हों, लिए गए हों। हमें दूसरे प्रश्न, उस दूसरे अध्यायों को नहीं लिखना है जो बायो की किताब से या फिर दूसरी किसी किताब से, हिंदी की किताब से या इंग्लिश की किताब से ले लिए गए। हमें उन्हीं अध्यायों को यहां पे समुच्चय के अंदर रखना है जो किससे लिए गए हो, आपकी गणित की किताब से। पहली चीज तो मिल चुकी है। दूसरा यहां पे हमें क्या सभी लोगों की सहमति मिलती, चलो इसको किसी पड़ोसी को देके चेक करवा लेते हैं कि ये इसमें क्या सभी लोगों की सहमति मिल पा रही। इसको आप किसी को भी दिखा दे और उनसे पूछे कि हमने ये इसके अंदर लिखा है, क्या आपको दिखता है या आपको लगता है कि ये समुच्चय निरूपित करता है? अगर वो समुच्चय के बारे में जानते होंगे तो आपसे बताएंगे कि हाँ ये समुच्चय। अगर नहीं जानते होंगे तो एक वाक्य आपसे बोलेंगे कि इसमें वही चीजें सारी की सारी लिखी गई हैं या वही के सारे अध्याय हैं जो आपकी गणित की किताब से क्या किए गए, लिए गए। आपने देखा उस व्यक्ति को जैसे ही सेंटेंस पकड़ा है उसने क्या किया, उसने बस यही किया कि आपकी जो बात आपने उसके सामने रखी थी उसने अपनी सहमति तुरंत व्यक्त कर दी कि हाँ इसमें सारे के सारे वही अध्याय लिखे गए हैं जो क्या हो, आपकी गणित के किताब के हो। उस कंडीशन में पहली स्पेशल क्वालिटी तो मिल गई है, दूसरा हमें एक पड़ोसी की, अपने दोस्त की, किसी की सहमति मिल गई है। उस कंडीशन में जो दिया गया सेंटेंस ये क्या हो रहा, ये एक समुच्चय को निरूपित कर रहा है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, यहां पे लिखा जा रहा, यहां पे लिखा गया है एक और क्वेश्चन यहां लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले गए तो आप सेट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बस हमें पहचानना होता है कि समुच्चय है या फिर नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इसको देखने के बाद अब आपको समुच्चय में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। अगर होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा गया एक्स सच दैट एक्स एक खतरनाक जानवर है। यहां पे एक खतरनाक जानवर है, यहां पे खतरनाक जानवर है। आप इस प्रश्न को जरा गौर से देखिए और हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो दिया गया खतरनाक जानवर है ये क्या समुच्चय को निरूपित करता है। आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज एक स्पेशल क्वालिटीज मिल गई है कि एक खतरनाक जानवर इस समुच्चय के अंदर या इस समूह के अंदर लिए जाएंगे, क्योंकि समूह, कलेक्शन, ग्रुप, कमेटी, समुदाय, इनमें अगर स्पेशल क्वालिटी मिलती है या फिर इनमें सभी लोगों की सहमति मिल जाती है तो ये जो होते हैं ये समुच्चय को रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। उस कंडीशन में यहां पे विचार करते हैं कि यहां जो लिखा गया एक जानवर है या फिर जो जानवर इसके अंदर बैठेंगे इस समूह के अंदर वो कैसे होंगे, यहां पे खतरनाक जानवर होंगे। आप क्या सोचते हैं कि
कि ये जो सेंटेंस है ये एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। मान लिया, चलो एक स्पेशल क्वालिटी तो मिल गई हमें, ये एक जानवर कैसा यहाँ पे खतरनाक है। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक रख दिया, यहाँ पे रख दिया छिपकली। हमने इस समुच्चय के अंदर छिपकली रख दिया, हमारे लिए बहुत डेंजरस है, बहुत डरते हो छिपकली से, शायद आपने डरते हो छिपकली से। उस कंडीशन में जरा हमारी बात को ध्यान से समझना है आपको। हम छिपकली से बहुत ज्यादा डरते हैं, आप बिल्कुल नहीं डरते। उस कंडीशन में हमारी और आपकी बात पर क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। मतलब हमारी और आपकी सहमति जो है एक जैसी नहीं है। समझ पा रहे? मान लिया हमने यहां पे शेर रख दिया, चलो शेर की कंडीशन में आप भी डरते हो, हम भी डरते हो, उस कंडीशन में सहमति तो मिल पा रही कि हम दोनों लोग डरते हैं। लेकिन अगर हमने छिपकली को यहां रखा और मैं बोलूं कि यहां पर जो है मैं छिपकली से बहुत ज्यादा डरता हूं, आप कहेंगे मैं नहीं डरता हूं, तो मैं अपनी ही मतलब हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, सहमति नहीं मिल पा रही। सहमति नहीं मिल पा रही। मान लिया किसी के लिए जो कुत्ता हो, कोई बहुत ज्यादा डरता हो और किसी के लिए बिल्कुल ना डरता हो, उस कंडीशन में सहमति नहीं मिल पा रही। या कोई एक ऐसा जानवर जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो, खतरनाक हो, हमारे लिए बिल्कुल ना हो। मान लिया हम हाथी डरते, आप बिल्कुल ना डरते हो भी सकता है। अगर हो गया है तो उस कंडीशन में हमारे पास में हो ये रहा है कि खतरनाक जानवर तो है, बट यहां पे सहमति नहीं मिल पा रही हमारी और आपकी। अगर सहमति नहीं मिल पा रही है तो उस कंडीशन में ये जो दिया गया समूह कलेक्शन होगा वो एक समुच्चय को निरूपित नहीं करता है। हम इतने प्रश्न पर विचार किए हैं, आगे देखते हैं कि इसमें मैथमेटिकल सिंबल में कुछ यूज किए जाते हैं समुच्चय में, इनको जान लेते हैं ये क्या है। हमारे पास में मान लिया अपने पास में हम एक समुच्चय को लिख देते हैं। यहां पे हमने समुच्चय को देखा था और जाना भी था। अगर आपको यहां पे नए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्रीवियस वीडियो की, वहां से आप देख लीजिएगा, यहां बिल्कुल मजा आ जाएगी आपको समझ के। मान लिया अपने पास में एक समुच्चय में लिख दिया, यहां पे लिखा ए ई आई और ओ यू। हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि इसमें ए ई आई ओ यू में इनके ऑर्डर का आगे पीछे इनको लिखने का कोई महत्व नहीं होता। मतलब इसमें क्रम का कोई बिल्कुल महत्व होता ही नहीं है। आप ओ को यहां रख दे, ई को वहां रख दे, यू को यहां रख दे, ए को वहां रख दे, कहीं भी इधर उधर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी चीज ये हमने जाना था प्रीवियस लेक्चर में कि यहां पर किसी भी वर्ड को या किसी भी सॉरी वर्ड नहीं, किसी भी एलिमेंट्स, इसके अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं कॉमा लगा लगा करके, या इसके जो सदस्य होते हैं उनको अवयव बोला जाता है। ये समुच्चय के क्या है, सारे के सारे अवयव हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे कि आप मुझे समुच्चय के अवयव बताएं, तो आप बताएंगे ए है, इसमें ई है, फिर आई है, ओ है और यू है। इसमें 5 अवयव डाले गए। हमने अभी जाना है कि इसमें ऑर्डर का विशेष महत्व तो नहीं है, आगे लिखे या फिर पीछे लिखें। दूसरी बात ये, इसमें कोई भी वर्ड को या फिर किसी भी एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमने ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू फिर कॉमा यू लिख दिया, इसका मतलब यहां पे हमने डबल बार ए लिखा, यहां पे डबल बार यू लिखा, ये लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक बार लिख देना है, काम अपना चल जाएगा। और चल जाएगा तो फिर हम भी चला लेते, देखते क्या हो रहा है। एक साइन अपने पास आता है मैथ में, ये होता है बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू है। और एक साइन ये बनता है, इसको काट देते, ये बनता है नॉट बिलोंग्स टू, ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं नॉट बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब होता है रहता है, और नॉट बिलोंग्स का मतलब समझते हैं बिल्कुल नहीं रहता है वो। अब जरा यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे देखें तो ए जो है स्मॉल ए, इस समुच्चय कैपिटल ए के अंदर रहता है, तो उस कंडीशन में बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए। मतलब जो स्मॉल ए है वो बिलोंग करता है कहां पर, कैपिटल ए में। इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल ए वो रहता कहां है, एक समुच्चय कैपिटल ए में। दूसरा अगर हम बात करें आई, तो आई बिलोंग करता है कैपिटल ए में। मतलब ये सही है कि ये आई और ए यहां पे बिलोंग करते हैं। अगर हमने लिखा यहां पे बी, तो क्या बी जो है बिलोंग करता है कैपिटल ए में? आप देख पा रहे हैं यहां पे बी नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये उस कंडीशन में यहां पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये हुआ कि हम यहां पे जो चीजें बिलोंग्स करती हैं, जो चीजें समुच्चय में पाई जाती हैं, समुच्चय के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, उस कंडीशन में अगर हमें दिखाना पड़े इस तरह, तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए रहता है ए के अंदर, और यहां पे बी नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब बी नहीं रहता है ए के अंदर। हम कुछ ऐसे आगे के टॉपिक पर विचार करते हैं। अब समुच्चय के निरूपण पर हम विचार कर लेते हैं। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय को निरूपित करते हैं कैसे करते हैं। यहां पे समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण, ये क्या है, समुच्चय का निरूपण। हमने समुच्चय का निरूपण किया। यहां पे पहली तो विधि है, इसको बोलते हैं रोस्टर विधि, इसको लिखने की रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या फिर तालिका विधि, इसको तालिका विधि भी ना, तालिका विधि के नाम से भी जाना जाता है, और सारणी विधि, इसको सारणी विधि भी कहा जाता है, सारणी विधि, इन नामों से इसको जाना जाता है।
ये कौन सी विधि है, जरा देखते हैं इनको। तालिका, इसको रोस्टर मेथड या फिर इसमें लिस्टिंग मेथड या फिर टेबुलर मेथड, इनको 3 नामों से जाना जाता है। समुच्चय को ये समुच्चय की रिप्रेजेंटेशन की विधियां हैं। 3 विधियों से किस समुच्चय को यहां पे लिख सकते हैं, और इसमें लिखने तो एक ही तरीके से, इसके नाम 3 तरह से हैं। मतलब इसी को हम रोस्टर विधि बोलते हैं, इसी को हम तालिका विधि, इसी को सारणी विधि। मान लिया अपने पास में एक समुच्चय हमने लिख दिया ए, ई, आई, ओ, फिर लिखा हमने यू। यहां पे होता यह है कि समुच्चय, जिसमें रोस्टर विधि में हमें करना यह काम होता है कि हर एक एलिमेंट को, यहां पे हर एक अवयव को इस मजले कोष्टक के अंदर हमें कॉमा लगा लगा करके लिखना होता है। मतलब यह नहीं होगा कि हम एक लिख दें और अपना काम चल जाए, नहीं, हमें जितने भी हमारे सदस्य होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सब को हमें क्या करना है, कॉमा लगा लगा करके उसके अंदर लिखना है। आप तो समझ गए होंगे। मान लिया अपने पास में हमने ये लिखा कॉमा, एक सेट हम लिख लेते हैं बी, यहां पे हमने लिखा 1 2 3, ये भी एक समुच्चय है, यहां पे लिख दिया 1 2 3। मतलब हर एक समुच्चय, इसमें हर एक एलिमेंट जो यहां पे अवयव के बीच में कॉमा लगा लगा करके लिखना है। जब इस तरह हम किसी भी समुच्चय को निरूपित करेंगे तो उस कंडीशन में ये विधि कौन सी कही जाएगी, इसको बोलेंगे रोस्टर विधि, तालिका विधि या फिर सारणी विधि। इस तरीके से दूसरी विधि अपने पास बनती, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि हमने लिखा समुच्चय निर्माण विधि, ये कैसी विधि है, समुच्चय निर्माण विधि, या फिर इसको बोलते हैं गुण विधि। गुण विधि नाम से पता चल रहा, इसमें कुछ गुण वाली बात हो रही, प्रॉपर्टी की बात हो रही। गुण तो समझते ही आप, वही गुण वाली बात हो रही। यहां पे मान लिया अपने पास में समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड बोला जाता है इनको। अपने पास में एक समुच्चय, क्या हम इसी समुच्चय पर विचार करते, हमें क्या करना होता है, जो ऊपर हमने देखा है यहां पे रोस्टर विधि या फिर तालिका विधि या फिर सारणी विधि में हमने देखा कि हर एक एलिमेंट को कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में थोड़ा रुक जाना में और समझना यह है, ये समुच्चय का निर्माण कर रही है, और समुच्चय को निर्माण कर रही है तो कुछ और भी करती होगी। यहां पे एक गुण बताया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहां पर किसी भी सेट को लिखते समय हमें ध्यान ये रखना है, हमें सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा करके लिखना नहीं है, बल्कि हमें उसके किसी एक गुण को लिख देना है। सपोज हमने यहां लिखा x सच दैट x एक क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हमने अंग्रेजी वर्णमाला का क्या लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये जो सेंटेंस लिखा, ये जो सेट हमने लिखा है, उसको लिखने के तरीके को ही बदल दिया हमने, बस ये दोनों एक ही चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं। मतलब लिखने के तरीके तो बदल ले, लेकिन इनमें कुछ भी अंतर नहीं आ रहा। यहां पे हमने इसकी एक प्रॉपर्टी को बता दी, इसके गुण को बता दिया, यहां हमने क्या किया, उन एलिमेंट्स को ही उड़ा के रख दिया इधर। मतलब यहां देख रहे हैं कि एक सच दैट एक से एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के वही अल्फाबेटिकल लेटर इस समुच्चय के अंदर बैठेंगे जो क्या होंगे, स्वर होंगे। हमें पता है ये स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, कुल मिला के ए ई आई ओ यू फिर से इसमें बैठ जाएंगे। जरा दूसरे को हम देखते हैं। दूसरा हमने ये लिखा, हमने लिखा एक सच दैट एक से एक प्राकृतिक संख्या है। एक से एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है जो कैसी है, जो 4 से छोटी है। जो 4 से क्या है, छोटी है। ये अपने पास में 4 से ये छोटी है, जो 4 से क्या है, ये छोटी है। जरा इसको देखें और इसको देखें, यहां पे 1 2 3 प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा, हाँ ये तो बात जम गई कि ये दोनों चीजें एक ही चीजें बता रही। जरा हमने इसकी एक प्रॉपर्टी को ऐसे लिखा, आपको प्रॉपर्टी ये नहीं दिखी, कुछ दूसरी तरीके से दिख गई, तो क्या आप इस चीज को इस तरीके भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब हमने जो यहां पे इसके गुण को देखा तो हमने ऐसे लिखा, आपको इस तरीके गुण नहीं दूसरी तरीके दिखे। होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी दूसरे में होता कुछ और है, में दिख जाता कुछ और है। उसी तरीके हमें यहां पे कुछ और दिख रहा है, आपको पता लगा कुछ और दिख जाए, तो इसके जो गुण हैं आप अपनी भाषा में इसको डिफाइन कर पा रहे हैं। अगर हाँ आपका जो डिफाइन करने का तरीका है वो अगर उससे सभी लोग सहमत हो जाएं तो आप जो डिफाइन करेंगे वो भी क्या होगा, एक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपको हमारे जैसे हमने इसकी परिभाषा बना दी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुण को देखिए, आपको क्या दिख पा रहा उसको ही बस यहाँ पे नोट कर दीजिए। आपको बिल्कुल यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। जरा देखते हैं, हमें एक और गुण दिख रहा, यहाँ पे एक सच दैट एक से एक संख्या है। ये कैसी संख्या है, हमने लिखा एक से एक संख्या है। संख्या ऐसी है कि वो 1 से बड़ी या फिर बराबर है, 3 से बड़ी या फिर क्या है, छोटी है। लेकिन संख्या कैसी है, हमने केवल संख्या बोल दी है तो संख्या नहीं, बल्कि वो कैसी संख्या होनी चाहिए, एक से एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी या फिर बराबर है, 3 से छोटी या उसके बराबर है। तब भी आप देखेंगे ये चीज तो ये रिप्रेजेंट कर रहा, या फिर इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं।
यहां पे x सच दैट x एक क्या है, अब की बार हम लिख देते हैं यहां पे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या हो सकता है, यहां पे लिख देंगे ये 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन इसको लिख देंगे हम अपने पास में 4 से छोटी है। तो उस कंडीशन में 0 से बड़ी कौन सी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 से छोटी भी 1 2 3 होगी। उस कंडीशन मतलब इसको डिफाइन करने का जो तरीका आपका और हमारा अलग हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके और हमारे जो गुण हमने लिखे उससे सभी लोग अगर सहमत हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में जो आपने इसको डिफाइन किया है वो एक समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज गलत भी हो सकता है, इसलिए आप इसकी डिफिनेशन को हमारे जैसे नहीं, आपको जैसे जिसमें प्रॉपर्टी दिखती वैसे ही नोट कर लेनी। हम आगे देखते हैं और यहां पर विचार करते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ आगे देखते हैं, आगे के टॉपिक क्या हो रहे हैं इन पर देखते हैं। हमारे पास में आगे के टॉपिक लिखे जा रहे हैं, कुछ यहां पे अगली एक्सरसाइज इन्होंने दे दी है। यहां पे लिखा गया है, यहां पे लिखा गया एक सेट को इन्होंने डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। यहां पे अक्षर है जो ई से पहले का है, स्मॉल ई से पहले का है। स्मॉल ई से क्या है, पहले का है। हमें एक चीज यहां पे फिर से ध्यान देनी है, हमें इसको निरूपित करना है। निरूपित किसमें करना, पहली चीज ये लिखा किसमें गया। इन्होंने इस प्रश्न में बोला है कि ये जो लिखा गया है सेट बिल्डर मेथड में, मतलब गुण विधि में इसको लिखा गया, इसको रोस्टर विधि में आप लिखिए, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म करके रोस्टर विधि में लेके चलिए। तो इन्होंने हमसे बोल दिया एक से एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, हमें स्वर नहीं बताया, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, लेकिन वही अक्षर लेना है जो स्मॉल ई से या ई से पहले के आते हो। तो आप देख सकते हैं ई से पहले के एक तो ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा। हमें ई को नहीं लेना है क्योंकि इन्होंने बोला है ई से पहले का है, ई से पहले का है। यहां पे ई से पहले का अक्षर है, हमें वो नहीं लेना जो ई के बाद या ई के बराबर वाले हो। ई को नहीं लेना है क्योंकि इन्होंने ई से पहले का है। अगर यहां बोल देते एक सच दैट एक से एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जो क्या है, ई या ई से पहले का, ई या मतलब ई को भी ले लेना, उससे पहले के भी ले लेना। अब देख पा रहे हैं ये जो लिखा गया किसमें, ये प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया, गुण विधि में लिखा गया। ये किसमें लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है सेट बिल्डर मेथड में, जिसको समुच्चय निर्माण विधि, तालिका विधि या फिर हम सारणी विधि भी बोलते हैं। अगले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। यहां लिखा गया है एक प्रश्न कुछ ऐसा, यहां पे लिखा एक्स सच दैट एक्स, यहां एक से एक संख्या है, लेकिन संख्या कैसी है, एक से एक संख्या है। यहां पे एक से एक संख्या है, लेकिन शर्त यह है कि जिसका स्क्वायर करने पर वो 25 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब जरा इसको आप ध्यान से देखें, ये किस विधि में लिखा गया, ये तो प्रॉपर्टी मेथड में गुण विधि में लिखा गया। हमें इसको बनाना है किस विधि में, सेट बिल्डर, हमें इसको बनाना है किसमें, सेट बिल्डर मेथड में। हाँ नहीं सॉरी, यहां पे सेट बिल्डर नहीं बल्कि हमें रोस्टर विधि में लिखना है। रोस्टर विधि, तालिका विधि या फिर गुण विधि में इसको लिखना है। सेट बिल्डर में तो ऑलरेडी लिखा गया प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर मेथड एक ही होते हैं। हमें इसको लिखना है किसमें, रोस्टर विधि में। पहले तो इन्होंने बोला एक से एक संख्या है, संख्या कैसी है, जिसका स्क्वायर करने पर 25 से छोटा हो जाए। तो आप क्या देखते हैं, एक का स्क्वायर करने पर एक ही आएगा, 25 से छोटा होगा। 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25। लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा होना चाहिए, उस कंडीशन में हमें 5 को नहीं लेना है। आप समझ पा रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें प्रॉपर्टी मेथड से ट्रांसफॉर्म करना है। कहां पे करना है, हमें करना है इनको रोस्टर विधि में। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन देके जा रहे हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं मिलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम कुछ क्वेश्चंस नोट कर देते हैं आपके लिए। हमारे पास में एक क्वेश्चन लिखा गया है, यहां पे एक क्वेश्चन लिखा जा रहा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एक प्राकृतिक अभाज्य संख्या है। प्राकृतिक यहां पे अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो कैसी है, 10 से तो बड़ी है लेकिन वो कितने से छोटी है, वो 20 से छोटी है। 10 से बड़ी लेकिन 20 से वो छोटी है। हमें इसके अंदर वो एलिमेंट्स या वो संख्याएं लिखनी है जो अभाज्य हो, जो 10 से तो बड़ी हो लेकिन 20 से छोटी हो। अगला प्रश्न आपके लिए कुछ ऐसा है, यहां पे लिखा जा रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा जो कैसा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए x से। ये चीज आपको ध्यान से करना। अगर आपको उत्तर नहीं मिल पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन लाने की। यहां पे अगला प्रश्न कुछ ऐसा लिखा जा रहा, यहां पे लिखा गया है x सच दैट x,
एक संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 से विभाजित है, जो 60 से क्या है, यहां पे विभाज्य है, जो 60 से विभाज्य है। एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है। अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, एक यहां पे लिखा गया एक द्विअंकीय संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, द्विअंकीय संख्या है, 2 अंक की संख्या है जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग ये कितना है, 8 है। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 है। ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए देखे जा रहे हैं। एक और हम लिख देते हैं, यहां पे हमने एक और क्वेश्चन को लिख दिया, हमारे पास में लिख दिया x सच दैट x एक अक्षर है, x एक क्या है, अक्षर है जो बनाना से लिया गया है, BANANA, बनाना से, या एक और आपके लिए ऐसा ही बना दे जो मिसिसिपी से लिया गया है, MISSISSIPP और I, ये कुछ ऐसा है, मिसिसिपी से लिया गया है। हमें इनको किस में लिखना, हमें रोस्टर विधि में लिखना है। आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन लाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।